हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ का थर्ड चैप्टर ये आरंभिक नगर इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर चल रहा है और इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। अच्छा, आरंभिक नगर में है क्या, यहाँ पे हमारे पास 2 बंदे हैं। एक तो है जसपाल, दूसरा है हरप्रीत। तो इनके ये दोनों बात कर रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये पुराने भवन का संरक्षण, ठीक है, यानी पुराने भवन को ये देख रहे हैं। ये जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तरफ घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। अ- अब हम हड़प्पा की कहानी देखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता उसकी कहानी देखी थी। इसमें वो हमने मोहनजोदड़ो की देखी थी। इसमें हड़प्पा की देख रहे हैं हम। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इस काम में जुटे इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने यह सोचा कि एक ऐसा खंडर है यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले आए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। इसके बाद लगभग 80 साल पहले ये पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इस शहर का निर्माण लगभग 47,000 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखो, ये हड़प्पा की कहानी से हम यहाँ पे इस तरह से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जौन सी ये हड़प्पा की ये सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी आज से 47,000 साल पहले। और इसके बारे में पता कैसे लगा? 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो फिर वहां से जो से काम करने वाले मजदूर थे या इंजीनियर थे, उन्होंने यहाँ से ईंटें वगैरह निकाली। तो वो कह रहे थे इन ईंटों से अच्छी रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। इसलिए ऐसी ईंटें निकालते निकालते उन्होंने आधे से ज्यादा मतलब बहुत सारे ये खंडरों को, जैसी ये इमारतें हैं यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की, उन्हें नष्ट कर दिया। और जो सा ये हड़प्पा है आजकल तो ये अपने पाकिस्तान में है, ठीक है। और फिर उसके बाद 80 साल के बाद जो से अपने पुरातात्विक हैं, तो उन्होंने इस स्थान को ढूंढा था। और मतलब 80 साल पहले तो जो से सबसे पहले यही हड़प्पा स्थान खोजा गया था। इसीलिए इसके बाद जितने भी स्थान खोजे गए, तो उनका नाम इसके नाम पे रख दिया गया, हड़प्पा के नाम पे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर था और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन नीचे इलाके में था।
ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं, जिनकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानघर कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में ये अग्निकुंड मिले हैं। यह संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े-बड़े ये भंडार गृह मिले हैं। अच्छा, जो सा ये मोहनजोदड़ो में हमें स्नान घर मिला है वो ये दिखाया गया है यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ पे नक्शे में दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये देखो, ये तो अपना मोहनजोदड़ो ये है यहाँ पे, ये मोहनजोदड़ो रहा, ठीक है, सिंधु नदी के पास। और यहाँ पे ये है अपना, ये हड़प्पा है इस एरिया में, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के पास है? ये है अपना रावी नदी के पास, ये हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के पास। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थानों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थरें के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थरें के लंबे ब्लेड। अच्छा, यहाँ पे इस नगर की विशेषता में आपको क्या-क्या कंक्लूजन क्या है? देखो, यहाँ पे जौन से नगर, ये हड़प्पा नगर जब मिला था हमें, तो इसको 2 हिस्सों में बाँटा गया। पहली बात, कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। कौन-कौन से? एक तो ये पश्चिमी हिस्सा और एक अपना पूर्वी हिस्सा, ठीक है? जौन सा पश्चिमी हिस्सा था, ये पश्चिम मतलब कि इस तरफ पश्चिम, इस तरफ पश्चिम और पूर्वी इस तरफ, ठीक है? तो जौन सा पश्चिमी हिस्सा था इस तरफ वाला, वो तो ऊंचाई पे था। और जो सा अपना पूर्वी हिस्सा है ये थोड़ा नीचे नीचे पे था, ठीक है। तो जो सा अपना पूर्वी, ये पश्चिमी हिस्सा है जो सा ऊंचाई पे है, इसे तो नगर का दुर्ग कह दिया अपने पुरातत्वविदों ने, जिसने इसे क्या इसके बारे में बताया था जिन्होंने। और जो सा नीचे वाला हिस्सा है इसे निचला नगर कह दिया। और जो से ये नगर है पूरा 2 हिस्सों में तो बटा है, लेकिन जो से ये नगर है ये दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ये 4 दीवारों से घिरा हुआ है। 4 दीवारी है यहाँ पे, ठीक है, बड़ी-बड़ी दीवारें हैं। और जो से ये 4 दीवारें हैं, जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वो वाली ईंटें एकदम पक्की, और पक्की इतनी पक्की हैं और इतनी अच्छी हैं कि आज तक उन पे मतलब कि वो दीवारें गिरी नहीं है, मतलब कि बढ़िया वहीं पे खड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर जब उन दीवारों को खड़ा दिया ईंटों का यूज करके, अब उन्हें बचाने के लिए इसके ऊपर चिनाई करवा दी थी। चिनाई से मतलब कि दीवारें बहुत ज्यादा सुंदर और मजबूत लगती थी, ठीक है। और जो से नगर का दुर्ग, मैंने यहाँ पे बताया कि पश्चिमी इलाके नगर का दुर्ग है, तो जो से ये नगर के दुर्ग, ये इसमें खास इमारतें मिलती हैं क्योंकि ऊंचाई वाला इलाका है, बड़े-बड़े अमीर लोग रहते होंगे यहाँ पे,
ठीक है। इसमें कुछ खास इमारतें मिली हैं। अच्छा, खास इमारतें जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो का जो से ये वाला स्नान घर दिखाया है, यहाँ पे ये भी पश्चिम में है ना, इस तरफ ये पश्चिम वाला। तो मोहनजोदड़ो में जो सा ये तालाब हमें मिला है, ठीक है। अब तालाब की मैं खासियत बता देता हूँ क्या है। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं कि महास्नान घर कहाँ पे मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। और इसकी खासियत क्या है कि जो सा ये तालाब मिला है, एक तो ये ईंटों से मिला है, ये मतलब ईंटों से बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये ईंटों से बना हुआ है। फिर ईंटों से बनने के साथ साथ इसके ऊपर हमने प्लास्टर चढ़ा दिया है। प्लास्टर के बाद इसके ऊपर चारकोल चढ़ा दिया है। अच्छा, प्लास्टर और चारकोल चढ़ाने से हुआ क्या कि ये पानी का रिसाव नहीं होगा, पानी का रिसाव रुक जाएगा इससे, ठीक है, चारकोल चढ़ाने से। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे, देखो इस तरफ भी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और इस तरफ भी, मतलब कि दोनों तरफ उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये अपना स्नान घर है, तो इसमें पानी भी चाहिए। तो पानी के लिए क्या है, पानी के लिए इसके पास ना एक कुआं बनाया गया है। तो उस कुएं से इसमें पानी भरते हैं, फिर बाद में इसे खाली भी कर देते हैं इस स्नानघर को, ठीक है। और इसके आप चारों तरफ देखिए, यहाँ पे आप कमरे देख सकते हो इस स्नान के, आप चारों तरफ यहाँ 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 चारों तरफ ना यहाँ पे कमरे बने हुए हैं इसके। और कमरों के साथ साथ ये जो सा ये है अपना स्नानघर मैंने आपको दिखाया, ये मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो से खासी लोग, मतलब कि कोई अफसर वगैरह, ये तीज त्योहार वाले दिन लोग यहाँ पे स्नान किया करते होंगे, और सिर्फ खास लोग ही स्नान किया करते होंगे, ठीक है। अच्छा, आपको मैं दो चीज़ें और दिखा देता हूँ। एक तो ये देखो, ये कालीबंगा है यहाँ पे, ठीक है। और ये राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में आता है अपना। ये कालीबंगा और राखीगढ़ी आप देख रहे हो, ठीक है। और मैं आपको लोथल ये भी दिखा देता हूँ, ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जो सा कालीबंगा और लोथल, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम। ये अन्य नगर में इन दोनों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ पे मिले हैं, ये लोथल में और कालीबंगा में। स्नानघर कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। तो जो उनसे ये अग्निकुंड मिला है, यहाँ ये मुझे ऐसा लगता है कि हवन कुंड के लिए बनाया हुआ, हवन यज्ञ वगैरह करते होंगे। जो सा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ पे बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। कहाँ कहाँ पे भंडार गृह, एक तो लोथल में मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं और हड़प्पा में मिले हैं, ठीक। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े हमें क्या मिले हैं, ये भंडार गृह, मतलब जहाँ पे अनाज वगैरह को रखते होंगे ये। भवन, नाले और सड़कें, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की ये चिनाई आप देख सकते हो कि कैसे ईंटों की चिनाई हुई है यहाँ पे, ये हड़प्पा में। अच्छा, भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिलें होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह-जगह पर मैनहोल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो से हड़प्पा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें भवन भी मिले हैं, घर मिले हैं, नाले मिले हैं ना, और सड़कें भी मिली हैं। तो जो से घर होते थे नगरों के अंदर, जो से घर हैं, वो ज़्यादातर एक मंजिली या फिर दो मंजिली होते थे, ठीक है। अब घर हमें मिल गए हैं,
तो जो से घर के आगे का जो सा आंगन था, ठीक है, आंगन वो चारों आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और अधिकांश घरों में तो अलग स्नानघर होता था ताकि कोई आराम से उसमें स्नान कर सके। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे ताकि घर के बाहर ना जाना पड़े, मतलब घर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े। ठीक है। और जो से कई सारे नगर हैं, तो जैसे ये नगर हैं, इनमें आप देख सकते हो नगरों में जैसे अब तो हमने घरों की बात कर ली, अब हम नालों की बात करते हैं। तो जैसे नगरों में नाले थे वो ढके हुए थे, और जौन सी नाले थे इन्हें सीधी लाइन में बनाया जाता था एकदम। और जौन से ये सीधी लाइन में तो नालियाँ बनाई जा रही हैं, और इसके साथ-साथ इनमें हम थोड़ी-सी ढलान दे देते हैं। ढलान से क्या होगा, ताकि पानी आसानी से जा सके। और जौन सी घरों की जौन सी नालियाँ हैं, नालियों की जौन सी सड़क वो क्या कहते हैं, नालियाँ जौन सी सड़कों के साथ सटा के बना दी जाती थी। ठीक है? और जौन सी इस सड़कों के साथ तो हमने जोड़ दी नालियों को। अब उसके बाद इन नालों को ना ढक दिया जाता था। मतलब कि सबसे पहले जैसे नालियाँ हैं, ये नालियों को क्या कहते हैं, सीधी लाइन में बना रहे हैं। सीधी लाइन में बनाने का मतलब कि सड़क के साथ सीधी लाइन में बना रहे हैं। फिर छोटी-छोटी नालियाँ, ये घर का पानी आया छोटी नालियों में चला गया, छोटी नालियाँ ये बड़े नालों में जाके मिल गईं। ऐसे होता था। फिर बड़े नालों में जैसे ये मिल गए, फिर इसके बाद ना जो सी ये नालियों को खुला नहीं रखते थे। इन नालियों के ऊपर मतलब कि इन्हें ढक दिया करते थे। तो ढक देंगे तो ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं होगी, है ना? तो जैसे ही ढक दिया, अब इनकी साफ-सफाई के लिए ना इनमें कहीं-कहीं बीच-बीच में इनमें मैनहोल कर दिया करते थे। तो जिससे इनकी साफ-सफाई का ध्यान रखा जा सके, नालियों का और सड़कों का। और इनका निर्माण है वो मतलब कि ऐसे ही नहीं है कि फिर कोई भी आया ऐसे ही बना दिया ना। योजना के साथ, जैसे कि घर नाली और सड़कें तीनों का निर्माण योजना के साथ किया जाता है। सड़क पे जैसे कि हवा आई, वहाँ की धूल सारी साफ कर दी, मतलब बहुत दिमाग से किया करते थे ये। अब नगरीय जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने-चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाईं। इनके अलावा नगरों की शिल्पकार स्त्री-पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से-कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क ऊपर मोहनजोदड़ो की ये वाली मोहनजोदड़ो की सड़क, ठीक है, एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, ये वाला कुआं है, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की मोहर, एक इस मोहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में है एक चिन्ह खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया
कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। अच्छा देखो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो की जो सी ये सड़क हमें दिखी है, तो सड़क के इस तरफ और इस तरफ आपको नाले देख रहे हैं। जो सी ये वाला नाला है, ये देखो, ये नाले हैं, ये ढके हुए हैं, या खुला नहीं है, ढके हुए हैं ये नाले, ठीक है ना। और जो से ये हमें यहाँ पे एक कुआं दिख रहा है, जो कि ये मोहनजोदड़ो का था, ये वाला कुआं। और जो सा यहाँ पे हमें देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो की हमें मुहरें मिली हैं। जो सी ये मुहर, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और मतलब कि और यहाँ पे ये पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं हमें, ठीक है। अच्छा, नगरीय जीवन का अब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। जो से अपना हड़प्पा है, हड़प्पा एक नगर है, बड़ा नगर था ये, ठीक है। तो इस शहर में बहुत ज्यादा हलचल मची रहती थी, और जो से यहाँ पे लोग रहते थे, वो हर टाइम, मतलब कि हर टाइम कह लो, या फिर मिस्त्री वगैरह होंगे, वो यो क्या कहते हैं, अपनी इमारतें बनाने की योजना बनाते थे, कि फिर आज ये वाली इमारत बनानी है, इतनी खूबसूरत बनानी है। तो ऐसा हो सकता है कि जो उनसे ये योजना बना रहे हैं कि फिर इतनी बड़ी इमारत वगैरह, ये यहाँ के राजा हुआ करते होंगे कोई भी, ठीक है, मतलब शासित जो शासन किया करते होंगे। तो जो उनसे यहाँ के राजा वगैरह थे या शासक लोग थे यहाँ के, तो उन्हें ना, तो जो सी ये शासक लोग हैं, शासक लोग क्या करते हैं कि फिर इन्हें दूर दूर से, मतलब कि धातु की चीजें और बहुत कीमती पत्थर, इन सब चीजों का मतलब कि शौक होता होगा, ये दूर दूर से ये चीजें मंगवाते होंगे अपने पास। और जो उनसे ये शासक लोग हैं, तो इन्हें सोने चांदी मन को जैसी इन चीजों का शौक होगा बहुत ज्यादा, मतलब कि ये अपने पास रखते होंगे ऐसी चीजें। और जो सी नगरों की लिपि है, लिपि क्या होता है, ये लिखने की विधि, किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं हम। अच्छा, जो मोहरों पे हम लिखते थे, ठीक है, तो उन्हें हम लिपि क्या देते होंगे, मतलब कि जो सी मोहरों के ऊपर जो लिखते थे ना, वो उनका नाम है लिपक। लिपक इसके ऊपर लिखते थे, और अन्य चीजें भी लिखते थे, जो कि अब बच नहीं पाई शायद, इन चीजों के ऊपर, इन मोहरों के ऊपर, या फिर और किसी चीजों के ऊपर भी लिखते होंगे, बची नहीं, अब खत्म हो गई। तो जो उनसे अब नगर में हमें शिल्पकार या स्त्री पुरुष जो भी रहते थे, तो वो हैं कोई फैक्ट्री वगैरह, मतलब कि उद्योग स्थल में, वहाँ पे अलग अलग चीजें बनाते होंगे वो। और लोग हैं वहाँ के, यात्राओं पे भी जाया करते होंगे, मतलब कि यात्रा करते होंगे। अगर यात्रा कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो फिर वो दूसरी जगहों से नई नई चीजें लेके आएंगे, कहीं खिलौना, मिट्टी से बने खिलौने जिससे बच्चे भी खेलते होंगे, या फिर अपने साथ अपने विचार या फिर कहानी किस्से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया करते थे। मैंने कोई कहानी सुनाई, आपने सुन ली, आप किसी और को जाकर सुना दो, ऐसा होता होगा वहां पे। अच्छा, अब मेहरगढ़ का पता है आपको, तो मेहरगढ़ बताना कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, ये नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प क्या हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः चित्र, जानवरों का चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 में तुम जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, वहां भी धातु का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे?
संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर ये पच्चीकारी करना। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं को चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा और ये भी पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। ऊपर जो उनसे ये बाँट देख रहे हो आप दोनों, ये कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चार्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। ये मध्य में बाएं मन के ये वाले मन के आप देख रहे हो, जौन से आप मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर यह माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, जैसे ये पत्थर के धारदार फलक, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र। आप नीचे के कढ़ाईदार वस्त्र कहाँ चले गए ये? अच्छा, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति। मूर्ति बनी जो मोहनजोदड़ो से मिली। अच्छा ये वाली पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है ये अपना मोहनजोदड़ो का जो सा व्यक्ति है ये वाला। ठीक है। अच्छा अब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, यहाँ से क्या क्या पढ़ा है। जैसे नगर और नए शिल्पकार, तो जो सा अपना हड़प्पा के जो से नगर हैं, तो हड़प्पा के नगरों से हमें कई सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे कि हमें कहीं पत्थर वगैरह, शंख मिले हैं, तांबे कांसे सोना चांदी, इनसे बनी हुई चीज़ें मिली हैं हमें। ठीक है। जो से तांबे और कांसे के हमें औजार भी मिले हैं, हथियार, गहने, बर्तन, ये सभी चीज़ें मिली हैं हमें, मतलब कि जो कि
हथियार वगैरह थे कांसे और तांबे और कांसे से बने होते थे। ठीक है, तांबे से और कांसे से हथियार। ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछते हैं कि फिर हथियार के हड़प्पा नगर में किससे बने होते हैं, तांबे से और कांसे से। अच्छा, सोना और चांदी से बने हुए हमें बर्तन भी मिले हैं यहाँ से, बर्तन या गहने। ठीक है, और जोन सी यहाँ से जो सबसे आकर्षक वस्तु मिली थी वो क्या थी, मन के बाट और फलक। मन के बाट और फलक ये सबसे ज्यादा आकर्षक चीजें हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। जो से हड़प्पा सभ्यता से जो से हमें ये पत्थरों की वो मोहरें मिली थी, वो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी। और जो सी मोहरें थी, एक तो ये आयताकार की थी, आयताकार के साथ इनके ऊपर जानवरों के चित्र थे, चित्र मिलते हैं हमें। जो सी हड़प्पा सभ्यता में जो से लोग हैं वो लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उनके ऊपर काले रंग के डिजाइन कर दिया करते थे। ठीक है, और जो से ये है हमें, ये आप देख सकते हो, हमें पता है कि 7,000 साल पहले जो मेहरगढ़ में हमें कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिर कपास की खेती के साक्ष्य में सबसे पहले कहाँ से मिले थे, ये मेहरगढ़ से। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो मोहनजोदड़ो में ना हमें मोहनजोदड़ो से क्या कहते हैं वो मिली थी, मोहनजोदड़ो से कपास के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े के टुकड़े मिले हैं, और कपड़े के टुकड़े ये कैसे मिले हैं हमें, ये चांदी के ऊपर जो से चांदी का ढक्कन था तो उसके ऊपर, या फिर जो से तांबे हैं, तांबे की वस्तुओं के ऊपर चिपके हुए थे ये वाले अपने कपड़े। और जो सी पक्की, आज जो सी ये वाली मूर्ति आप देख रहे हो, इस मूर्ति ने ये कढ़ाई वाले वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, ये वाली मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फिर ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये ये तकिया सूत जो सी ये है, ये हमें ये बता देते हैं कि जो सी पक्की ईंटें हैं और फेन से बनी हुई ये तकलियाँ, ये सब के सब हमें सूत कताई का संकेत देती हैं कि फिर वहाँ पे मतलब कि ये अच्छे-अच्छे कपड़े पाए हुए हैं ना इन्होंने। मतलब कि ये मतलब कि सूत के कटाई का साधन होगा उनके ऊपर, सूत को काटते होंगे, उसी से तो ऊन कपड़े वगैरह बनाते होंगे। अच्छा, जो उनसे ये चीज़ें बना रहे हैं, ये आम आदमी नहीं बना सकता कोई भी। इन्हें बनाने के लिए कोई विशेष बंदा होगा, मतलब कि खास बंदा ही खास चीज़ों को बना, जैसे कि अपना पत्थर तराशने वाला है वो सिर्फ पत्थरों को तराश रहा है, और ऐसे ही पत्थर मन के चमकाने वाला वो सिर्फ मन को चमका रहा है। ऐसे जो से मोहरों पर पचकारी करना, ये मोहरों पर पचकारी करने वाला कर रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बंदा सभी काम करना, अलग अलग बंदे को अलग अलग काम दिए गए हैं। और जो से तभी तो उनके काम इतने बढ़िया हैं, है ना। जो से यार मैंने आपको वहां पे ये वाली मूर्ति दिखाई है, ये वाली देखो, इस मूर्तिकार ने बनाई है, कितनी अच्छी दिख रही है इसकी दाढ़ी पे, मतलब ये बढ़िया सी, ऐसा लग रहा है आम आदमी नहीं बना सकता इसे, कोई मतलब कि किसी खास बंदे ने ही बनाई है ये। तो आप इसके चेहरे को देखो कि कितना आकर्षक लग रहा है, और जो सी इसकी दाढ़ी है कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है। मतलब कि ये तो कोई विशेष मूर्तिकार ही बना सकता है इसे, मतलब कि हर एक बंदा विशेषज्ञ तो होता नहीं है। तो विशेषज्ञ क्यों नहीं होता हर एक बंदा, क्योंकि विशेषज्ञ कोई विशेष काम ही करता है। ठीक है, अच्छा, जो से ये काम है, ये महिलाएं अकेली भी कर सकती हैं, पुलिस अकेले भी कर सकते हैं, या फिर दोनों मिलके भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब कि बस सीखने की बात है, जिसने सीख लिया वो कर सकता है। मतलब हमें नहीं पता कि फिर ये किसने किया होगा, या फिर पुलिस अकेले ने या महिला अकेले या दोनों ने मिलकर, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता अभी। अच्छा, जौन सी अच्छा ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, इससे हम क्या देते हैं, फेंस। अब फेंस क्या होता है, जैसे हमें पता है कि पत्थर और शंख ये तो हमें आमतौर पे मिल जाते हैं समुद्र के पास। ठीक है, लेकिन समुद्र के पास या नदियों के पास आप देखोगे, लेकिन जो सी फेंस होता है इसे हम बनाते हैं, हम बना रहे हैं मतलब कि कृत्रिम रूप से। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, इसे सबसे पहले हम बालू लेंगे, ये बालू यानी कि रेत है, ठीक है, और
स्फटिक के पत्थर के चूर्ण ले लेंगे, फिर उनके ऊपर हम गोंद मिला देंगे, गोंद से मिला के फिर इन्हें चिपकाने के लिए, फिर उसके बाद चिकनी इसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं, बना के इनकी चिकनी परत चढ़ा दी। फिर जो से इनका रंग है, इनका रंग हम देखते हैं कि नीला होता है या फिर समुद्री हरे, हल्के समुद्री हरे रंग होता है। फिर जो सी ये फेंस की चीज़ें हैं, इनसे हम फेंस से मनके बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं या फिर बाले बनाते हैं या छोटे बर्तन वगैरह, ये सब की सभी फेंस से बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु या धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी ओर मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। यहाँ पे कच्चे माल की खोज में हमें क्या बताया गया है, देखो। सबसे पहले कच्चा माल होता क्या है? कच्चे माल हम उस पदार्थ को कहते हैं जो हम प्राकृतिक रूप से मिलता है। प्राकृतिक रूप से जैसे कि या फिर उसे किसान या पशुपालक ये उत्पादन करते हैं उनका। जैसे किसान वगैरह किस गेहूँ को उगा रहे हैं तो वो कच्चा माल है। कपास को उगा रहे हैं या फिर लकड़ी लकड़ी वो कच्चा माल है। अच्छा, धातु अयस्क ये हमें ऐसे ही प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं तो इसे हम कच्चा माल क्या देते हैं। तो कच्चे माल के बाद इनमें हम कई सारी चीज़ें मिला देते हैं। तो कच्चा माल अगर हम मिल गया तो इसमें हम कई सारी चीज़ें मिलाएंगे। कई सारी चीज़ें मिलाने के बाद तो अब ये इनसे हम चीज़ें बना सकते हैं। तो जो सी किसान हैं, किसानों द्वारा कपास पैदा किया जाता है तो फिर हम यहाँ पे कपास को कह देते हैं कि फिर वो कच्चा माल था। और जौन सा कच्चा माल अगर हमें कपास मिल गया फिर उसके बाद हम उसकी कताई बुनाई करके फिर हम उससे कपड़ा तैयार कर देते थे। तो हड़प्पा के लोगों से हमें कई सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन तो ये कई सारी चीज़ें बनाते तो थे हड़प्पा के लोग, जैसे कपास वगैरह ये उगाते थे, कपड़े वगैरह बनाते थे। लेकिन सोना, चांदी, लोहा ये और बहुमूल्य पदार्थ ऐसा माना जाता है कि ये दूर-दूर से लेके आते थे अपने पास, ठीक है? दूर-दूर से कैसे ऐसा माना जाता है जो उनसे तांबा है। अब तांबा जो से अपना राजस्थान है ना आज के टाइम पे, ऐसा मानते हैं कि तांबे को राजस्थान से लेके आते थे। और ये तो इंडिया की बात होगी। और जो से पश्चिमी एशिया में ऐसा मानते हैं कि ओमान नाम का एक देश है, तो वहाँ से तांबे को लेके आते थे ये। और तांबा तो ओमान और राजस्थान से हो गया। अब कांसा बनाने के लिए इन्हें ये कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन धातु मिलाई जाती थी। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कांसा किस किस चीज़ से बनता है? कांसा बनता है जब हम टिन धातु को
टीन को तांबे के साथ मिला देते हैं तो हमारा कांसा बन जाता है। तो जो ये टीन है, टीन को तो ये ईरान से और अफगानिस्तान से लेके आते थे, ठीक है। और तांबा ये कहाँ से लेके आते थे? तांबे को लेके आते थे ये राजस्थान से या फिर ओमान से। और टीन को लेके आते थे अफगानिस्तान से और ईरान से, और उनको मिलाने के बाद ये क्या बनाते थे? कांसा। अच्छा, जो से ये सोना है, सोना को ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक से लेके आते थे। और जौन सा अपना कर्नाटक से लेके आ गए, और जो बहुमूल्य पत्थर हैं इन्हें लेके आते थे गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। और जौन से अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए देखो, हमें नहीं पता क्या, लेकिन हमें ये खिलौना गाड़ी मिली है, तो खिलौना गाड़ी देख के ऐसा लगता है कि ये इनका बैलगाड़ी वगैरह का ये कुछ यूज करते होंगे ये लेके आने के लिए। ये हमें ये वाली मोहर मिली है यहाँ से। अच्छा, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहों किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए ये सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का नई प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिलते हैं। इ- इस क्षेत्र इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे। और बस्तियों के आसपास तालाब, चरगाहे होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फल इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे या हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अच्छा, यहाँ से अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला है? कंक्लूजन हमने निकाला है कि नगरों के लिए भोजन अब कहाँ से आता था? जौन से नगरों यहाँ पे लोग गांव में तो रह रहे हैं, तो गांव के साथ साथ लोग यहाँ पे नगरों में भी रह रहे हैं, ठीक है। अगर नगरों में लोग रह रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी अनाज को भी उगा रहे हैं और जानवरों को भी पाल रहे हैं। तो जौन से किसान और चरवाहे हैं, चरवाहे मतलब कि जो गाय भैंसों अपने मवेशियों को पालते हैं, उन्हें हम चरवाहे कह देते हैं। तो जौन से किसान और चरवाहे हैं, ये अपना सामान किस किस को देंगे? ये शासकों को देंगे, लेखकों को देंगे और दस्तकारों को खाने के लिए सामान दे देते थे। और जो से हमें यहाँ पे पौधों के अवशेष से ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं गेहूं जौ, दाल, मटर, तिलहन, सरसों ये सब चीजें उगाते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो और ये हमें कैसे पता चलता है? ये पौधों के अवशेष से। अच्छा, जमीन देखो, अगर ये उगा रहे हैं, फिर वो उगाने के लिए इन्हें खेत में जुताई तो करनी पड़ेगी। तो ये जुताई करने के लिए ये हल का प्रयोग करते थे। हाँ, लेकिन हमें हड़प्पा काल का कोई भी हल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो लकड़ी का बना होता था। और तो फिर अब हमें पता कैसे चला कि हल का यूज करते थे? क्योंकि हमें वहां से खिलौने मिले हैं। खिलौनों से खिलौनों से हमें ये पता चलता है कि खिलौनों से हमें ये पता चलता है। अच्छा, हल मिल गया हमें। फिर उसके बाद सिंचाई के लिए कुछ तरीके भी अपनाते होंगे। अब सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई के लिए इन्हें पानी चाहिए होता है। पानी के लिए क्या करते हैं? एक जगह पे पानी इकट्ठा कर लेते हैं। पानी को इकट्ठा कर लिया, फिर उससे उस पानी से फसलों की सिंचाई करते होंगे ये। तो जो से हड़प्पा के लोग हैं, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां ये सब पालते थे। और अगर ये सब पाल रहे हैं, ये कहाँ पे पालते? जहाँ पे इनका घर होता था, इनकी बस्तियां होती थी, तो उसी के आसपास ये
तालाब बनाते थे और चरगाहे वगैरह बनाते थे, तो उन्हीं के आसपास इन्हें पाला करते थे। और ये अपनी वस्तुओं, तो जैसे कि हर टाइम पे इनके पास पानी नहीं होता था, तो हर टाइम पे अगर पानी नहीं है, तो मतलब कि सूखे महीनों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करते थे, जो उनसे इनके पास मवेशी होते, जानवर होते थे, अपने जानवरों को चारा पानी तो पिलाना ही है, तभी वो जिंदा रहेंगे। तो चारे पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह में ले जाया करते थे। और हमें यहाँ से फल फ्रूट क्या मिले हैं, हमें यहाँ से बेर बेर जैसे फल मिले हैं। और हमें ऐसा पता चलता है कि ये फलों को, ये बेरों को इकट्ठा किया करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का ये शिकार किया करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में कच्छ के इलाकों में ये खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह भी अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली ये साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरें, मुद्राएं या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े, ये अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन, यहाँ मोहरबंदी, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह आप अगर यह छाप टूट जाती टूटी हुई नहीं होती, तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो अच्छा, अब हम इससे कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। तो अब गुजरात के अंदर ना कच्छ है, तो कच्छ के इलाके में
एक खादी बेत खादी बेत है, उसके किनारे पे धोलावीरा नामक एक नगर बसा हुआ है गुजरात में। अब पूछ लेते हैं कि धोलावीरा कहाँ पे है। धोलावीरा अपना गुजरात में है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कहाँ है, ये देखो, ये अपना ये धोलावीरा है, ये गुजरात के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें धोलावीरा अब मिल गया है। तो जब से ये धोलावीरा मिला है, ये हाँ आ गए हम यहाँ पे। नगरों में भोजन, मुद्रा, अंत का रहस्य अभी नहीं। हाँ, तो जौन से यहाँ पे हमें ये धोलावीरा नगर बसा हुआ था यहाँ पे। तो जो उनसे ये धोलावीरा है, यहाँ पे हमें साफ पानी मिलता था धोलावीरा से। और अगर साफ पानी है तो यहाँ की मिट्टी हमें उपजाऊ भी मिल रही है। तो जहाँ की पानी साफ है, मिट्टी उपजाऊ है, तो अच्छा जो से हड़प्पा के शहर हैं, बाकी हमने देखे कि उन्हें दो दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक तो ऊंचा, एक नीचा, मतलब पश्चिम के ऊंचे होते थे और जो से पूरब के ये नीचे होते थे। लेकिन जो सा धोलावीरा था, इसे हमने तीन भागों में बांटा है। और जो से देखो, उसमें जो सी ये इमारतें थी, मतलब कि दोनों भागों को चारों ओर से दीवारों से ढक दिया जाता था। ऐसे ही इसके चारों ओर भी पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनी होती थी, ठीक है। अब चारों ओर दीवार बना दी इन्होंने, तो जाने के इसके अब इनके अंदर जाने के लिए ये प्रवेश द्वार बनाते थे। प्रवेश द्वार मतलब कि तो प्रवेश द्वार जैसे ही हो गया, मतलब इसके अंदर गए, तो उन्हें सबसे पहले एक बड़ा सा मैदान मिलता था, ठीक है। सबसे बड़ा सा मैदान हो गया, उस मैदान में क्या करेंगे, अब ये कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। कार्यक्रम क्या है, जैसे कि ये कोई भी कार्यक्रम हो गया, मेले वगैरह कुछ भी। अब हमें जो उनसे हड़प्पा से लिपि मिली है। हड़प्पा से लिपि के बड़े-बड़े वैसे तो हमें छोटी-छोटी मोहरें मिली, छोटे-छोटे मोहरों में मतलब कि वो लिखे होते थे। लेकिन अब हमें बड़े-बड़े अक्षरों के पत्थर मिले हैं। मतलब कि बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों में यहाँ पे खोद दिया गया था। उनमें खोदा हुआ पाया गया। तो जो उनसे अभिलेख भी मिले हैं। अभिलेखों को हमें पता है कि फिर हम ये किसी ताड़पत्र के ऊपर या फिर लकड़ी के ऊपर जहाँ पे लिख देते थे, उसे हम और हाथों से लिखते थे, तो उसे हम अभिलेख कहते हैं। तो जो से अभिलेख हैं, अभिलेखों को यहाँ पे लकड़ी में जड़ा गया था। अभी हम यहाँ पे गुजरात की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो लकड़ी में मिल गए। यहाँ पे हमें अनोखा अवशेष, जो से ये है, ये एक अनोखा अवशेष है। क्योंकि अनोखा अवशेष क्यों है? क्योंकि जो सी हमें मोहरें मिली हैं, तुम यहाँ पे तो हमें लकड़ी के ऊपर मिला है लिखा हुआ, लेकिन बाकी हमें मिली थी वो छोटी-छोटी मोहरों वस्तुओं के ऊपर ये लिखे जाते थे। तो फिर ये कुछ अलग ही था, इसलिए अलग कह देते हैं। अब गुजरात में ना ये खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी में वहाँ पे उसी के पास साबरमती है। साबरमती साबरमती नदी तो सुना ही होगा। तो वो नदी नहीं कह सकते, इसे उपनदी है, ये नदी में जाके मिल जाती है साबरमती। तो साबरमती के पास किनारे पे ना एक लोथल नगर बसा हुआ है, ठीक है। और अब लोथल की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ से हमें वो क्या कहते हैं, कीमती पत्थर मिले हैं। कीमती पत्थर कैसे कि वहाँ से हमें कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। और यहाँ से जो से पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, धातु से बनी हुई कई सारी चीज़ों, उनके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और यहाँ से ना हमें एक भंडार गृह भी मिला है। और जो सा अगर ये भंडार गृह है, तो यहाँ पे चीज़ों को रखेंगे। तो इस भंडार गृह में हम कई सारी मोहरें, मुद्रांकन और मोहरबंदी, मतलब कि गीली मिट्टी दबाने से बनी छाप, ये सब के सब हमें यहीं से मिल गई थी। कहाँ से? ये लोथल की बात कर रहे हैं हम। और जो से ये लोथल में आप ये वाला बंदरगाह देख रहे हो, जैसे ये बंदरगाह है, ये समुद्र के रास्ते से जो से जहाज वगैरह आए ना, जहाज नावें वगैरह, वो यहीं पे रुकती होंगी। अगर वो यहीं पे रुकती होंगी तो फिर यहीं से माल वगैरह चढ़ाया जाता होगा उनके ऊपर, है ना। तो जो सी
यहाँ से ना एक इमारत भी मिली है। तो जो सी इमारत मिली है, तो वहाँ पे उस इमारत में मनके बनाने का काम होता होगा। और वहाँ से हमें पत्थर के टुकड़े और अधबने मनके या मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर उस इमारत में मनके बनाने का काम होता होगा। जैसे ये वाली आप देख रहे हो, इसे हम मुहर या मुद्रा या फिर मुद्रांकन या मुद्राबंदी कह देते हैं। तो जैसे कि मोहरों का उपयोग हम सामान से, अगर हमारे पास कोई सामान से भरा हुआ डब्बा है, तो फिर वो हम उसको चिन्ह करेंगे कि हाँ भाई, ये सामान से बना हुआ डब्बा एकदम बंद है, किसी ने इसके साथ छेड़खानी नहीं की है। तो अगर ये हम मोहर लगा देते हैं, तो फिर इस मोहर लगा के हम एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं इसे। और इसको इस तरीके से लगाया जाता है कि फिर अगर कोई डब्बे को खोलेगा, तो फिर ये मुहर फट जाएगी। अगर मुहर फट गई है, तो फिर हमें पता चल जाएगा किसी ने इस डब्बे के साथ छेड़छाड़ की है। जो थैला है, थैले को बंद करके उस पे मुहर पर गीली मिट्टी पोत कर उस पे मुहर लगा देते थे। क्या करते थे, डब्बे को बंद कर देते, थैले को बंद करने के बाद उस पे मुहर पर गीली मिट्टी लगा दी। ठीक है, गीली मिट्टी लगा के उसके ऊपर पोत दिया करते थे। तो उससे डब्बे के ऊपर मुहर की छाप हो जाती थी, तो उसे हम मुहरबंदी कह देते थे। जैसे ही अगर कोई डब्बे के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो मुहर टूट जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा किसी ने डब्बे के साथ छेड़छाड़ की है। अच्छा, सभ्यता के अंत का रहस्य। अब ये सभ्यता खत्म कैसे हो गई? तो लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, पाट के प्रयोग बंद हो गया। दूर-दूर से कच्चा माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट बनाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इस कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूरब और दक्षिणी इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इससे लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 से 8 में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम जो सी अब पढ़ते हैं, इसके कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि इस सभ्यता का अंत हो गया। तो इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं कि 2900 साल पहले, 2900 साल पहले क्या हुआ? तो जो से यहाँ के लोग हड़प्पा में रहते थे, वो हड़प्पा को छेड़ के इस शहरों को छोड़ के चले गए। तो फिर अगर यहाँ इन शहरों को छोड़ के चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो सा मोहरों का, लेखन का और बाटों का यूज हो रहा था, वो बंद हो जाएगा। और जो से दूर दूर से वो लोग कच्चे माल को लेके आ रहे थे या फिर और चीजें लेके आ रहे थे, तो फिर उनका आवागमन भी बंद हो गया। तो जो से मोहनजोदड़ो हम देखते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था मतलब कि घर, नालियाँ और ये अपने सड़कें बढ़िया थी, लेकिन लोग छोड़ के चले गए, तो सड़कों पर कचड़े के ढेर लग गए। और जो सी जल निकासी थी, अगर वहाँ पे पानी वगैरह नहीं आएगा, तो फिर वो तो सूख के मतलब कि नष्ट सी हो गई। और सड़कों पे फिर झुग्गीनुमा, अब कई सालों तक वो ऐसे ही मतलब कि ढेर लग रहा है, कचड़े का ढेर लग गया, तो उसके ऊपर लोगों ने झुग्गीनुमा घर बना लिए। तो यह सब क्यों हुआ?
तो इसके बारे में हम कुछ नहीं पता, लेकिन जो से हमारे कुछ विद्वान हैं वो ऐसे कहते हैं कि फिर ऐसा नदियों के सूख जाने के कारण हुआ होगा, या फिर जो से जंगल थे उनके वो खत्म हो गए होंगे, या ये कारण हो सकता है कि जो सी ये पक्की ईंटें हैं, पक्की ईंटों को बनाने के लिए इन्हें ईंधन की जरूरत पड़ती है, लकड़ी वगैरह किसी की जरूरत पड़ती थी, तो फिर उससे इन्होंने जंगल नष्ट कर दिए होंगे। या फिर जो इनसे इनके मवेशी वगैरह थे, तो मवेशियों के बड़े बड़े झुंड थे, उन्हें तो खाना चाहिए था, खाने के लिए जैसे बड़े बड़े चरगाहे थे, तो उन चरगाहों की मतलब कि चरागाह की घास वगैरह खत्म हो गई होगी, मैदान समाप्त हो गए होंगे, उससे मतलब कि ये समाप्त हो गए होंगे। या फिर कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, बाढ़ के कारण ये सब समाप्त हो गया होगा। तो इसका अंत कैसे हुआ इसके बारे में हम पक्का नहीं बता सकते, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बाढ़ वगैरह है, ये बाढ़ वगैरह से कुछ इलाके तो हम मान सकते हैं कि हो गए होंगे, लेकिन सभी एकदम कैसे खत्म होंगे इसके बारे में नहीं पता। ऐसा ऐसा लगता है कि जो से यहाँ पे राजा वगैरह रहता होगा, उसका नियंत्रण खत्म हो गया होगा इनके ऊपर से। अगर नियंत्रण खत्म हो गया होगा, तो तभी मतलब कि ये परिवर्तन हमें दिख रहा है ऐसा। जौन सा आज के टाइम पे जौन सा पाकिस्तान वाला इलाका है, सिंध का है, या फिर पंजाब की बस्तियां हैं, वो इसी कारण से उजड़ गई होंगी। तो जो लोग हैं वो इस इलाके से अब वो पूरब और दक्षिण की ओर चलने लगे, मतलब कि वहां पे जाके इन्होंने छोटी छोटी बस्तियां बना ली थी। तो फिर उसके बाद इसके बाद 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ, इसके बारे में हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग रेगिस्तान हैं। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासक करने वाले राजा ने सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं को राजाओं के मरने पर उनके शव इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और उनके अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी-कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? अन्यत्र में हम देखते हैं यहाँ पे कि जौन सा आपको नील नदी देखनी है, ठीक है, नील नदी के जो सा आसपास का इलाका है, वो मतलब कि आप देखोगे मिस्र नाम का एक देश है वहाँ पे, तो वहाँ का ज़्यादातर भाग अब वो रेगिस्तान का बना हुआ है, रेगिस्तान है वहाँ पे। तो वहाँ पे 5000 साल पहले कोई राजा वगैरह था, ठीक है। तो मतलब कि राजाओं का शासन था वहाँ पे मिस्र में। तो वहाँ पे अगर राजाओं का शासन होगा तो वहाँ पे ये सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात, ये क्या कहते हैं, ये राजा हैं, ये लाने के लिए अपनी सेनाओं को आदेश देते हैं। तो फिर सैनिक हैं दूर दूर से जाके इन चीज़ों को लेके आ देते हैं, और इन्हें क्या करते हैं, आप ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े मकबरे बनवाते थे राजा। तो बड़े बड़े मकबरे, तो इन्हें हम पिरामिड नाम दे देते हैं। तो जैसे ही कोई राजा अगर मर गया, तो उसके शव को इस पिरामिड में दफना दिया जाता था, तो इसमें दफना के उन्हें सुरक्षित रखते थे। तो जोन से शव है, अब जोन से राजा का शव है उसे हम कह देते हैं कि वो मम्मी है, मम्मी। तो जिनसे शवों के साथ, जैसे शव तो दफना दिया, शवों के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को भी दफनाया जाता था, जैसे खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल, ये सब की सब चीज़ें दफनाई जाती थी। और कई बार तो ऐसा माना जाता है कि इनकी सेवाओं के लिए ये सेवक सेविकाएं को भी इनके साथ दफना देते थे।
जो से हमारे इतिहास में शवों को दफनाने की बहुत बड़ी परंपरा है। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो मिस्र के लोग करते हैं। धन दौलत को भी दफना देते थे, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा मिस्र के लोगों ने शवों को दफनाने के लिए किया है। अच्छा, अब आपको कल्पना करनी है, तुम अपने माता-पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता-पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या-क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या-क्या देखोगे? हमने यहाँ पे इस चैप्टर में इन शब्दों का प्रयोग किया। देखो, नगर, नगर-दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर और शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। आओ याद करें, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। कपड़े का उपयोग क्यों होता था, ये कैसे पता चला कि उन्हें एक तो ये मूर्ति मिली थी। मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। तो उस मूर्ति ने कपड़े पाए हुए थे। और दूसरा, इन्होंने चांदी के बर्तन मिले थे। चांदी के बर्तनों के ऊपर कपड़े की डिजाइन हुई थी और तांबे वगैरह के बर्तन हुए, तो वहां से पता चल जाता है इन्हें। ठीक है। और निम्नलिखित का सुमेल करो। तांबा कहाँ से मिला है? सोना, टीन, बहुमूल्य पदार्थ। अच्छा, ये बताओ कि ये तांबे को कहाँ से लाया करते थे? तांबे को लाया करते थे अपना राजस्थान वाला इलाका हो गया, और ये ओमान वाला। ओमान ऑप्शन में नहीं है तो फिर राजस्थान होगा। अच्छा, टिन को कहाँ से लेके आते थे ये? देखो, जब हम तांबे को और टिन को मिलाते थे तो ये कांसा बन जाता था। ठीक है। और टिन को ये लेके आते थे अपने अफगानिस्तान वाले इलाके से, और ये गुजरात वाले इलाके से। तो यहाँ पे दोनों ही हैं, तो हम कौन सा करें? ये ये चलो अफगानिस्तान वाला, दोनों ही ऑप्शन में आ रहे हैं तो। अच्छा, बहुमूल्य पदार्थ ये कर्नाटक से लेके आते थे। अच्छा, ये सोना वगैरह ये कहाँ से लेके आते थे? ये सोना, चलो इनके ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो जैसे हड़प्पा के लोगों के लिए जो सी धातुएं मिली हैं, इन धातुओं जो सी ने पहिया तो इसलिए था ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हल से ये खेती की सिंचाई किया करते थे। और धातुएं, लेखन लेखन से ये एक मोहरों के ऊपर लिखा करते थे, और भी ये कई सारी चीजें, मतलब कि लकड़ियों के ऊपर भी लिखा करते थे, इसलिए लेखन इंपॉर्टेंट हो गया। धातुएं क्यों हैं? धातुओं से ये बर्तन बनाया करते थे। बर्तन, या फिर अपने सोना चांदी, मतलब कि मोहर, वो बहुत सारी हथियार वगैरह भी बना लिया करते थे ये। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट तिथियां आ गई हैं, महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य 7000 साल पहले मिले हैं। सबसे पहले मेहरगढ़ से मिले थे हमें। अच्छा, नगरों का आरंभ लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ है। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत 2900 साल पहले हुई है। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। अब चर्चा करें, इस अध्याय में पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इसमें कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? अच्छा, पक्की मिट्टी से क्या, अभी मैंने आपको खिलौने दिखाए थे, वो वाले पक्की मिट्टी से बने हुए होते थे, तो उन्हें खेलना ये ज़्यादा पसंद करते होंगे। हड़प्पा के लोगों की हड़प्पा के लोगों को भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या-क्या खाते हो? निशान लगाओ। हड़प्पा के किसान और पशुपालक का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुम पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ करके सीखें। अपने शहर या गांव के 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा करो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाकों से बनी हैं? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तुम्हें इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है, यह पता करो।
वह कितनी पुरानी है, उसकी देखभाल कौन करता है। इस वीडियो में इतना ही।